नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दी नॉट टू डू लिस्ट बाय वुल्फ टू बेली बुक के बारे में। अक्सर हम लाइफ में सक्सेस पाने के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अगर हम फेल्यूर से बचने पर फोकस करें तो सक्सेस अपने आप आ सकती है। यही आइडिया देते हैं। सक्सेस का असली रास्ता ये नहीं कि हम हर परफेक्ट स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश करें, बल्कि ये कि हम उन गलतियों से बचें जो हमें फेल कर सकती है। चार्ली मंगर की एक लाइन बहुत फेमस है, मुझे बस ये पता लगाना है कि मेरी मौत कहां होगी ताकि मैं वहां कभी जाऊं ही नहीं। नॉइस मतलब ये है कि अगर हमें पता लग जाए कि कौन कौन सी चीजें हमें बर्बाद कर सकती है, तो हम उन चीजों से बचकर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। यही माइंडसेट अपनाना ज्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि हम सिर्फ सक्सेस पाने के लिए नई नई स्ट्रेटेजी ट्राई करें। अब सवाल ये उठता है कि हम फेल्यूर से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम इंसान अक्सर अपनी लाइफ में सक्सेस के फैक्टर्स को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन फेल्यूर के कारणों को इग्नोर कर देते हैं। जब भी हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो हमें उसकी मेहनत, टैलेंट और स्मार्टनेस दिखाई देती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसके फेल्यूर से बचने की स्ट्रेटेजी भी उसकी सक्सेस में बड़ा रोल प्ले करती है। सोचो, तुम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। तुम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेस लीडर्स की बायोग्राफी पढ़ते हो, उनकी स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश करते हो, लेकिन अगर तुम उन लोगों की गलतियों को नहीं समझते जो फेल हुए हैं, तो तुम भी वही गलती दोहरा सकते हो। सक्सेस की कॉपी करने से ज्यादा जरूरी यह है कि फेल्यूर को अवॉइड किया जाए। इसे एक और सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम किसी नए रास्ते से अपने डेस्टिनेशन तक जाना चाहते हो। अगर तुम सिर्फ उन लोगों के नक्शे को फॉलो करोगे जो सही सलामत पहुंच गए, लेकिन उन लोगों की स्टोरी नहीं सुनोगे जो रास्ते में खो गए या किसी मुसीबत में फंस गए, तो तुम्हारे लिए भी वही रिस्क रहेगा। लेकिन अगर तुम ये भी जान लो कि लोग कहां कहां गलत रास्ते पर गए, कहां पर उनका सामान चोरी हुआ, कहां पर रास्ता बंद था, तो तुम इन सब चीजों से बच सकते हो और आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। यही अप्रोच लाइफ के हर एरिया में लागू होती है। अब एक बड़ी गलती जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि हम अंधाधुंध सक्सेस को करते हैं। सोचो, एक स्टूडेंट जो सिर्फ टॉप ग्रेड्स लाने की कोशिश करता है, लेकिन ये नहीं देखता कि फेल्यूर क्यों होता है। अगर वो जान जाए कि लास्ट मिनट स्टडी करने से, डिस्ट्रैक्शन में रहने से या बिना प्रॉपर स्लिप के पढ़ाई करने से फेल्यूर हो सकता है, तो वो इन चीजों से बचकर ज्यादा स्मार्ट तरीके से स्टडी कर सकता है। इसी तरह अगर कोई इन्वेस्टर सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है, लेकिन ये नहीं देखता कि लोग स्टॉक्स में कैसे पैसे गंवाते हैं, तो वो बड़ी गलती कर सकता है। जो लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं, बिना अच्छी रिसर्च के इन्वेस्ट करते हैं या इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, वे फेल हो जाते हैं। अगर कोई इन गलतियों से बचे तो उसका चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा। ये प्रिंसिपल हर जगह लागू होता है। हेल्थ में भी अगर तुम सिर्फ फिटनेस गोल सेट करोगे, लेकिन ये नहीं समझोगे कि लोग अनहेल्थी लाइफस्टाइल से कैसे बीमार पड़ते हैं, तो तुम्हारी मेहनत अधूरी रह जाएगी। अगर तुम बस हेल्थी फूड खाने पर ध्यान दोगे, लेकिन ये नहीं समझोगे कि कौन कौन सी गलत आदतें तुम्हारी हेल्थ को खराब कर सकती है, तो तुम्हारे लिए फिट रहना मुश्किल होगा। इसलिए दुबैली यही कहना चाहते हैं कि हमें सक्सेस की जगह फेल्यूर अवॉइड करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लो तो ये सोचो कि क्या ये मुझे फेल्यूर की तरफ ले जा सकता है। अगर हाँ, तो उस रास्ते को अवॉइड करो। नॉइस लाइफ में ज्यादातर डिसीजन परफेक्ट नहीं होते, लेकिन अगर हम उन गलतियों से बचें जो हमें फेल कर सकती है, तो सक्सेस का चांस अपने आप बढ़ जाता है। सक्सेस एक बहुत ही अनिश्चित चीज है, लेकिन फेल्यूर के पैटर्न अक्सर क्लियर होते हैं। इसलिए जब भी लाइफ में आगे बढ़ो, सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि ये भी सोचो कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। यही अप्रोच तुम्हें बाकी लोगों से आगे ले जाएगी। हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तब आती है जब हम किसी और को चेंज करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर सामने वाला कुछ डिफरेंट बिहेव करे, हमारे हिसाब से सोचे या वो चीजें करें जो हम चाहते हैं,
तो सब कुछ बेटर हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि किसी को जबरदस्ती चेंज करने की कोशिश करना ना सिर्फ बेकार है, बल्कि ये हमारी हैप्पीनेस को भी खराब कर देता है। सोचो, तुम एक रिलेशनशिप में हो, चाहे वो दोस्ती हो, फैमिली का रिश्ता हो या रोमांटिक रिलेशनशिप। अगर तुम कॉन्स्टेंटली सामने वाले को बदलने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? वो इरिटेट होगा, तुम्हें गलत समझेगा और धीरे धीरे वो रिश्ता भी खराब हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी इंसान खुद की आइडेंटिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। जब तुम किसी को चेंज करने की कोशिश करते हो तो इनडायरेक्टली तुम उसे ये मैसेज देते हो कि तुम वैसे ठीक नहीं हो जैसे हो। ये किसी को भी हर्ट कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमें दूसरों को चेंज करने की इतनी जरूरत क्यों महसूस होती है? इसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चले। हमें लगता है कि अगर सामने वाला हमारी सोच के हिसाब से एक्ट करेगा तो सब कुछ स्मूथ रहेगा। लेकिन ये एक इल्यूशन है। सच ये है कि हर इंसान का अपना एक अलग माइंड सेट, अलग एक्सपीरियंसेस और अलग वे ऑफ थिंकिंग होता है। तुम चाहकर भी किसी को पूरी तरह से बदल नहीं सकते जब तक कि वो खुद से ना चाहे। अगर तुम सोच रहे हो कि बिना किसी को बदले लाइफ को स्मूथली कैसे चलाया जाए, तो इसका जवाब एक्सेप्टेंस में है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि तुम किसी के गलत बिहेवियर को ब्लाइंडली सपोर्ट करो। इसका मतलब ये है कि तुम सामने वाले को वैसे एक्सेप्ट करो जैसे वो है, और अगर कोई चीज तुम्हें हर्ट कर रही है तो उससे डील करने के अलग तरीके अपनाओ। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि तुम्हारा कोई दोस्त हमेशा लेट आता है और तुम उसे टाइम पर आने के लिए बार बार बोलते हो, लेकिन वो फिर भी नहीं बदलता। अब तुम दो चीजें कर सकते हो, या तो बार बार फ्रस्ट्रेटेड होते रहो और उसे लड़ते रहो, या फिर एक्सेप्ट करो कि वो ऐसा ही है और अपने प्लान उसके हिसाब से एडजस्ट करो। अगर वो हमेशा लेट आता है तो तुम उसे 30 मिनट पहले का टाइम बता सकते हो, या फिर अपने दिमाग में पहले से ही मान सकते हो कि वो लेट आएगा। क्नॉइस और खुद को उस फ्रस्ट्रेशन से बचा सकते हो। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि तुम्हारे घर में कोई ऐसा है जो बहुत नेगेटिव रहता है। तुम बार बार उसे पॉजिटिव सोचने के लिए बोलते हो, लेकिन कोई फर्क नहीं होता। अब यहां तुम्हारे पास दो चॉइसेस है। या तो तुम हर बार उसे समझाने में अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहो और फिर दुखी होते रहो कि वो चेंज नहीं हो रहा, या फिर तुम उसकी नेगेटिविटी से खुद को दूर रखो और अपनी एनर्जी अपनी हैप्पीनेस पर फोकस करने में लगाओ। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तुम किसी को फोर्सफुली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने रिएक्शंस को चेंज कर सकते हो। तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें किसी की नेगेटिविटी में फंसना है या अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है। तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें किसी की हैबिट से परेशान होना है या उन्हें समझकर अपने तरीके से हैंडल करना है। अगर तुमने नोटिस किया होगा तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा पीसफुल और हैप्पी लोग होते हैं, वो किसी को चेंज करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। वो लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे वो है और अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाते हैं जो उनके कंट्रोल में होती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिश्ते बेटर हो और तुम्हारी लाइफ में हैप्पीनेस बढ़े, तो ये हैबिट डेवलप करो। सामने वाले को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे वो है। क्नॉइस, जब तुम किसी को बिना चेंज करने की कोशिश की एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाता है, तुम्हारे रिश्ते नेचुरली बेटर होने लगते हैं और तुम्हें एक इनर पीस मिलती है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि किसी को बदलना चाहिए, तो पॉज लेकर ये सोचो, क्या वाकई ये जरूरी है? क्या इसे हैंडल करने का कोई और तरीका हो सकता है? क्या मैं खुद को चेंज करके इसे बेटर बना सकता हूं? इन सवालों के जवाब ढूंढोगे तो तुम्हारी लाइफ पहले से ज्यादा आसान और खुशहाल हो जाएगी। हम अक्सर सुनते हैं कि अपने दिल की सुनो, अपने इनर वॉइस को फॉलो करो, क्योंकि वो कभी गलत नहीं होता। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? क्या सिर्फ अपने मन की आवाज पर भरोसा करके बड़े डिसीजंस लेना सही है? यही सवाल इस बात को एक्सप्लोर करने में मदद करेगा कि ब्लाइंड फेथ से अपने इंट्यूशन को फॉलो करना कितना खतरनाक हो सकता है। मान लो कि तुम्हें एक नई जॉब का ऑफर मिला है। तुम्हारा इनर वॉइस कहता है कि ये अपॉर्चुनिटी अमेजिंग है और तुम्हें इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
लेकिन तुमने अगर इस पर ज्यादा एनालिसिस नहीं किया, सैलरी स्ट्रक्चर, वर्क कल्चर और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को नहीं देखा, तो हो सकता है कि बाद में तुम्हें रिग्रेट हो। सिर्फ गुड फीलिंग पर भरोसा करना विदाउट रेशनल थिंकिंग कई बार मुसीबत में डाल सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी इनर वॉइस हमेशा हमारे इमोशंस, बायोसेस और पास्ट एक्सपीरियंसेस से प्रभावित होती है। अगर तुम्हारा कोई दोस्त बिजनेस में फेल हुआ है, तो तुम्हारी इनर वॉइस तुम्हें बिजनेस शुरू करने से रोक सकती है, चाहे वो तुम्हारे लिए सही हो। इसी तरह अगर तुमने कभी किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया और धोखा खाया, तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली हर नए इंसान पर शक करने लगेगा। भले ही वो ट्रस्टवर्थी हो, इनर वॉइस हमें इनसाइट जरूर देता है, लेकिन वो हमेशा सही नहीं होता। कई बार ये हमें कंफर्ट जोन में रहने के लिए पुश करता है, रिस्क लेने से रोकता है, या फिर बिना ठोस रीजन के किसी चीज के लिए कन्विंस कर देता है। इसलिए सिर्फ इंट्यूशन के बेस पर डिसीजंस लेना गलत हो सकता है। हमें अपने लॉजिकल थिंकिंग और क्रिटिकल एनालिसिस को भी साथ रखना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि फिर हमें कब अपने इनर वॉइस को सुनना चाहिए और कब नहीं। सबसे पहले तो हर बड़े डिसीजन को गुड फीलिंग और लॉजिक दोनों से एनालाइज करना चाहिए। अगर तुम्हारा मन किसी चीज के लिए स्ट्रांगली बोल रहा है, तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स और फिगर्स को भी चेक करो, रिसर्च करो। नॉइस, रोज और कॉन्स को देखो और फिर कोई फैसला लो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि तुम्हें अपनी जॉब छोड़कर अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, तो सिर्फ इस फीलिंग के बेस पर तुरंत रिसिग्नेशन देना सही नहीं होगा। पहले ये देखो कि तुम्हारे पास फाइनेंशियल बैकअप है या नहीं, तुम्हारे पैशन को नॉइस फुल टाइम करियर में बदलने के लिए सही रिसोर्सेज और स्किल्स है या नहीं। अगर सब कुछ मैच करता है, तो इनर वॉइस को सुनने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर फैक्ट्स इसके अगेंस्ट है, तो सिर्फ एक फीलिंग के बेस पर रिस्क लेना समझदारी नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कई बार रिलेशनशिप में भी लोग सिर्फ इनर वॉइस पर भरोसा करके गलत डिसीजंस ले लेते हैं। किसी के साथ पहली बार मिलते ही तुम्हें लग सकता है कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, लेकिन अगर तुमने उसकी बैकग्राउंड, वैल्यूज और कंफर्टेबिलिटी को प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया, तो बाद में दिक्कत हो सकती है। लव एट फर्स्ट साइट का कॉन्सेप्ट बहुत एक्साइटिंग लगता है नॉइस, लेकिन एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए सिर्फ इमोशंस ही नहीं, प्रैक्टिकल कंफर्टेबिलिटी भी जरूरी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कभी भी अपने इनर वॉइस की सुननी ही नहीं चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमें इसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें एक बैलेंस अप्रोच अपनानी चाहिए, जहां इंट्यूशन और लॉजिक दोनों को इक्वल वेटेज मिले। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लो, तो एक पॉज लो, उसे लॉजिकली एनालाइज करो, ट्रस्टेड लोगों से सलाह लो और फिर फाइनल डिसीजन लो। अगर तुम इस हैबिट को डेवलप कर लोगे, तो तुम्हारी लाइफ में इंपल्सिव डिसीजंस कम होंगे और रिग्रेट्स भी कम होंगे। तुम्हें सही और गलत में फर्क समझ में आने लगेगा और तुम अपनी लाइफ को ज्यादा कॉन्फिडेंटली नेविगेट कर पाओगे। इसलिए हमेशा अपने इनर वॉइस को सुनो, लेकिन उसे आंख बंद करके फॉलो मत करो। हम सब ने कभी ना कभी टू डू लिस्ट बनाई होगी। दिन भर में क्या करना है, कौन कौन से काम पूरे करने हैं, ये सब लिख कर रखने से हमें फोकस मिलता है और हम ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि सिर्फ टू डू लिस्ट बनाने से ज्यादा जरूरी एक नॉट टू डू लिस्ट बनाना हो सकता है? जी हाँ, कई बार ये तय करना कि हमें क्या नहीं करना है, हमारे गोल्स को अचीव करने में ज्यादा मददगार साबित होता है। इमेजिन करो कि तुम्हें अपना दिन प्रोडक्टिव बनाना है। तुमने एक शानदार टू डू लिस्ट बना ली, जिसमें सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, ईमेल्स रिप्लाई करना और प्रोजेक्ट पर काम करना लिखा है। लेकिन दिन के अंत में तुम देखते हो कि तुम्हारे बहुत सारे जरूरी काम पूरे नहीं हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने अपना समय उन चीजों में बर्बाद कर दिया जो तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए थी, जैसे सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना, अननेसेसरी मीटिंग्स में फंस जाना या बार बार फोन चेक करना। यही वो जगह है जहां नॉट टू डू लिस्ट काम आती है। नॉट टू डू लिस्ट का मतलब है कि तुम अपने दिन की उन आदतों, डिस्ट्रैक्शन और बेकार के कामों की पहचान करो जो तुम्हारे प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा टाइम स्पेंड करना, ईमेल्स
और मैसेजेस को बार बार चेक करना, हर छोटे डिसीजन पर ज्यादा टाइम वेस्ट करना, बिना सोचे समझे हर कमिटमेंट को येस बोल देना, अननेसेसरी लोगों से लंबी लंबी बातें करना। जब तुम एक नॉट टू डू लिस्ट बनाते हो तो तुम्हें ऑटोमेटिकली ये समझ में आता है कि किन चीजों से बचना है ताकि तुम्हारा फोकस सही जगह बना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है क्नॉइस कि तुम उन चीजों पर ध्यान दे पाते हो जो सच में इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारा गोल है कि तुम अपनी फिटनेस इंप्रूव करो तो तुम्हें सिर्फ एक वर्कआउट प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह भी तय करना होगा कि किन चीजों से बचना है, जैसे रात को देर तक जागना, जंक फूड खाना या डेली रूटीन को बिना प्लान के छोड़ देना। जब तुम्हें यह पता होगा कि तुम्हें क्या नहीं करना है तो तुम्हारे लिए सही डिसीजंस लेना आसान हो जाएगा। सक्सेसफुल लोग सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बेकार की चीजों में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करते। वॉरेन बफेट को ही देख लो, वो कहते हैं कि सफल लोगों और बहुत ही सफल लोगों के बीच का अंतर यह है कि बहुत ही सफल लोग पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, यानी जो सच में बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो ज्यादातर चीजों के लिए नो बोलना जानते हैं। अगर तुम अपनी लाइफ में टू डू लिस्ट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी डेली एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करो। देखो कि तुम अपना समय किन चीजों में बर्बाद कर रहे हो। फिर एक लिस्ट बनाओ और उसमें लिखो कि तुम्हें किन चीजों से बचना है। इसे रोज रिव्यू करो और धीरे धीरे इन आदतों को छोड़ने की कोशिश करो। जब तुम अपनी नॉट टू डू लिस्ट को फॉलो करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, स्ट्रेस कम हो रहा है और तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है कि तुम्हें सच में किन चीजों पर फोकस करना चाहिए। इसलिए सिर्फ एक टू डू लिस्ट मत बनाओ, बल्कि एक नॉट टू डू लिस्ट भी बनाओ और देखो कि कैसे तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आने लगता है। करियर में फंस जाना एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत से लोग अनजाने में जूझते रहते हैं। शुरुआत में जब हम कोई नई जॉब लेते हैं या नया बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट होता है। हम सीखते हैं, ग्रो करते हैं और आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद कई लोग महसूस करने लगते हैं कि उनकी ग्रोथ रुक गई है। हर दिन वही काम, वही रूटीन और कोई नया चैलेंज नहीं। यही वो स्थिति है जिसे करियर में स्टक होना कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसकी कई वजह हो सकती है। सबसे पहली वजह है नॉइस, कंफर्ट जोन में फंस जाना। जब हम किसी जॉब में या किसी रोल में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हम रिस्क लेना बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि जो चल रहा है उसे चलने दो, बिना ये सोचे कि हम स्टैग्नेंट हो रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि बिना नए स्किल सीखे और बिना खुद को चैलेंज दिए हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नॉइस दूसरी बड़ी वजह होती है कंटिन्यूअस लर्निंग की कमी। टेक्नोलॉजी और मार्केट ट्रेंड्स तेजी से बदल रहे हैं। अगर हम अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते तो हम धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाते हैं। सोचो, अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर आज भी वही कोडिंग लैंग्वेजेज यूज कर रहा हो जो 10 साल पहले चलती थी, तो क्या उसकी डिम बनी रहेंगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए हमेशा नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की जरूरत होती है। तीसरी वजह है नेटवर्किंग की कमी। करियर में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क ही काफी नहीं है, सही लोगों से कनेक्ट होना भी उतना ही जरूरी है। कई बार हमें नई अपॉर्चुनिटीज तभी मिलती है जब हम सही लोगों से मिलते हैं, उनसे सीखते हैं और अपने नेटवर्क को स्ट्रांग बनाते हैं। जो लोग सिर्फ अपने छोटे दायरे में काम करते रहते हैं और नए लोगों से मिलने से बचते हैं, उनकी ग्रोथ जल्दी रुक जाती है। अब सवाल उठता है कि अगर कोई अपने करियर में फंसा हुआ महसूस कर रहा है तो उससे बाहर कैसे निकले? सबसे पहला कदम है सेल्फ असेसमेंट करना। खुद से पूछो कि क्या तुम हर दिन कुछ नया सीख रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर पहले जैसी एक्साइटमेंट है? क्या तुम्हें अपने काम में चैलेंज महसूस होता है? अगर जवाब नहीं है तो समझ जाओ कि बदलाव की जरूरत है। दूसरा कदम है नई स्किल सीखना। चाहे तुम किसी भी फील्ड में हो, हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करो। ऑनलाइन कोर्सेस, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स के जरिए अपने नॉलेज को बढ़ाओ। तीसरा कदम है अपने काम के दायरे से बाहर निकलना।
अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जॉब में कोई ग्रोथ नहीं बची है, तो दूसरी कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करो। अगर तुम बिजनेस में हो तो नए मार्केट्स और नए स्ट्रेटेजीज के बारे में सोचो। चौथा कदम है नए लोगों से मिलना और नेटवर्किंग को स्ट्रांग बनाना। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, मेंटर्स और नए प्रोफेशनल से बातचीत करो, उनसे सीखो और अपने करियर के लिए नए रास्ते खोजो। करियर में स्टक होना कोई स्थायी स्थिति नहीं है, ये सिर्फ एक सिग्नल है कि अब बदलाव की जरूरत है। जो लोग इस सिग्नल को समझकर एक्शन लेते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। इसलिए खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, सीखते रहो और नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करो। आजकल की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती फोकस बनाए रखना है। हर तरफ डिस्ट्रैक्शन भरे पड़े हैं और एनर्जी ड्रेनिंग एक्टिविटीज हमारी प्रोडक्टिविटी को धीरे धीरे खत्म कर देती है। रोल्फ टू बेली इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ सही चीजें करने से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि गलत चीजों को बंद करना भी उतना ही जरूरी है। हमारी जिंदगी में कई ऐसी आदतें और एक्टिविटीज होती हैं जो हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारी एनर्जी को चुपचाप ड्रेन करती रहती है। सबसे पहली डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाकर इंस्टाग्राम, फेस या व्हाट्सएप चेक करना, फिर बार बार नोटिफिकेशंस देखना और कभी कभी बिना मतलब के स्क्रॉल करते रहना। ये सब हमारी मेंटल एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। सोशल मीडिया को पूरी तरह बंद करना शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन इसे लिमिट करना बहुत जरूरी है। दिन भर में बार बार चेक करने के बजाय एक फिक्स टाइम सेट करना बेहतर होगा। दूसरी बड़ी एनर्जी ड्रेनिंग एक्टिविटी है बेवजह की मीटिंग्स और कॉल्स। ऑफिस में कई बार ऐसी मीटिंग्स होती हैं जिनका कोई खास आउटपुट नहीं निकलता। अगर तुम पूरे दिन मीटिंग्स में ही फंसे रहते हो तो असली काम कब करोगे? इसी तरह कुछ लोग हर छोटी छोटी बात पर फोन कॉल करना पसंद करते हैं, जबकि मैसेज या ईमेल से भी काम हो सकता है। मीटिंग्स और कॉल्स को मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है ताकि तुम्हारी एनर्जी सही जगह खर्च हो। तीसरी चीज जो हमारी एनर्जी को साइलेंटली ड्रेन करती है वो है नेगेटिव लोग। ऐसे लोग जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, हर बात में नेगेटिविटी देखते हैं और दूसरों को भी डिमोटिवेट करते हैं। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं तो उन्हें पहचानो और उनसे दूरी बनाओ। हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें इंस्पायर करें, मोटिवेट करें और तुम्हारे ग्रोथ में मदद करें। एक और बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मल्टीटास्किंग। कई लोगों को लगता है कि वो एक साथ कई काम करके ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं, लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग दिमाग के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इससे फोकस टूटता है, काम की क्वालिटी गिरती है और स्ट्रेस बढ़ता है। एक समय में एक ही काम पर ध्यान दो और उसे पूरी तरह खत्म करके ही अगला काम शुरू करो। अब सवाल उठता है कि इन डिस्ट्रैक्शन और एनर्जी ट्रेनिंग एक्टिविटीज से बचने के लिए क्या किया जाए। सबसे पहला स्टेप है एक नॉट टू डू लिस्ट बनाना। जिस तरह हम अपने दिन भर के जरूरी कामों की टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसी तरह हमें यह भी तय करना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हमें अवॉइड करनी है। दूसरा स्टेप है डिजिटल डिटॉक्स। सोशल मीडिया और अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को मिनिमाइज करो। अगर जरूरी ना हो तो फोन साइलेंट मोड पर रखो और एक फिक्स टाइम के बाद ही मैसेजेस और ईमेल्स चेक करो। तीसरा स्टेप है सही लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। तुम्हारा एनवायरनमेंट बहुत मायने रखता है। अगर तुम्हारे आसपास पॉजिटिव और प्रोडक्टिव लोग होंगे तो तुम्हारी एनर्जी भी सही जगह खर्च होगी। चौथा स्टेप है अपने वर्क शेड्यूल को ऑप्टिमाइज करना। अननेसेसरी मीटिंग से बचो, स्मार्ट तरीके से काम करो और अपने दिमाग को ज्यादा लोड मत दो। आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप है सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए स्ट्रांग विल पावर की जरूरत होती है। अगर तुम कॉन्शियसली अपने समय और एनर्जी को मैनेज करोगे तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। डिस्ट्रैक्शन और एनर्जी ड्रेनिंग एक्टिविटीज से बचना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। छोटी छोटी आदतें बदलकर और सही प्रायोरिटी सेट करके हम अपनी जिंदगी को ज्यादा मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अक्सर हम सक्सेसफुल लोगों, कंपनियों और प्रोजेक्ट्स की स्टोरीज पढ़ते हैं और सोचते हैं
कि हमें बस वही करना है जो उन्होंने किया। लेकिन असली सीख सिर्फ सक्सेस से नहीं बल्कि फेल्यूर से भी मिलती है। रॉल्फ टू बेली का कहना है कि सिर्फ सफल लोगों की कहानियों पढ़ने से हम एक अधूरी पिक्चर देखते हैं। असली नॉलेज उन लोगों की स्टोरी से आती है जो फेल हुए, क्योंकि वही हमें बताते हैं कि किन गलतियों से बचना चाहिए। जब हम किसी फेल्ड बिजनेस प्रोजेक्ट या रिलेशनशिप को एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि किन कारणों से चीजें बिगड़ती हैं। कई बार लोग सिर्फ इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने नॉइस, गलत असम्पशंस बनाए, रिस्क मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया या सही समय पर सही डिसीजंस नहीं लिए। मान लो तुमने किसी स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी पढ़ी और उसमें लिखा था कि कंपनी ने सही टाइम पर प्रोडक्ट लॉन्च किया और ओवरनाइट सक्सेस बन गई। तुम सोच सकते हो कि बस सही टाइम पर प्रोडक्ट लॉन्च कर देना ही सफलता की है। लेकिन अगर तुम उन हजारों स्टार्टअप्स की कहानी पढ़ो जो लॉन्च तो हुए लेकिन फेल हो गए, तो तुम्हें पता चलेगा कि सिर्फ टाइपिंग ही नहीं बल्कि मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट मार्केट फिट, कस्टमर डिम्ड और एग्जीक्यूशन भी मायने रखते हैं। इसी तरह रिलेशनशिप में भी हम अक्सर हैप्पी कपल्स को देखकर सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ सही किया होगा, लेकिन फेल्ड रिलेशनशिप को एनालाइज करने से हमें यह समझ आता है कि कम्युनिकेशन गैप, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ईगो क्लैशेस जैसी चीजें कितनी नुकसानदायक होती है। नॉइस, फेल्यूर से सीखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है। जब हम सिर्फ सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम भी वही कर सकते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब हम फेल्यूर्स को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि कई बार मेहनत और सही स्ट्रेटेजी होने के बावजूद चीजें गलत हो सकती है। दूसरा बड़ा फायदा है रिस्क अवेयरनेस। फेल्यूर्स को देखने से हमें अंदाजा हो जाता है कि कौन कौन से रिस्क्स हमें अवॉइड करने चाहिए और किस तरह की प्लानिंग जरूरी है। यह हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को मजबूत बनाता है और हमें प्रैक्टिकल थिंकिंग सिखाता है। एक और चीज जो फेल्यूर से सीखने को जरूरी बनाती है वो है अडैप्टेबिलिटी। जब हम देखेंगे कि दूसरे लोग किन वजहों से फेल हुए तो हम अपनी स्ट्रेटेजीज को पहले से एडजस्ट कर सकते हैं और गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं। तो अगली बार जब तुम कुछ नया करने का सोचो तो सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की कहानियों मत पढ़ो, बल्कि उन लोगों की कहानियों भी जानो जो फेल हुए। उनकी गलतियों को समझो, उनके डिसीजंस को एनालाइज करो और देखो कि कैसे तुम वही गलती दोहराने से बच सकते हो। यही असली विजडम है। सिर्फ जीतने की कोशिश मत करो, बल्कि हारने से बचो। अक्सर हम सीखने की प्रक्रिया को सिर्फ पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, यानी हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किन स्ट्रेटेजीज को अपनाना चाहिए। लेकिन एक और तरीका है जो शायद और भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। नेगेटिव टू पॉजिटिव अप्रोच। इसका मतलब यह है कि हम पहले उन चीजों पर ध्यान दें जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलतियों को पहचान कर ही हम सही रास्ता बेहतर तरीके से चुन सकते हैं। कि किताब इस अप्रोच पर जोर देती है। उनकी फिलॉसफी ये कहती है कि किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं कि क्या करना है, बल्कि ये भी समझना बहुत जरूरी है कि क्या नहीं करना है। जब हम उन गलतियों को अवॉइड करना सीखते हैं जो आमतौर पर लोग करते हैं, तो हमारा रास्ता अपने आप साफ होने लगता है। मान लो तुम एक नई बिजनेस शुरू करना चाहते हो। अगर तुम सिर्फ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की कहानी पढ़ते हो तो तुम सीखोगे कि उन्होंने कैसे डिसीजंस लिए, कैसे ग्रोथ हासिल की और किन स्ट्रेटेजीज को अपनाया। लेकिन अगर तुम उन बिजनेसेस को भी एनालाइज करो जो फेल हुई है, तो तुम्हें पता चलेगा कि किन गलतियों से बचना चाहिए, जैसे गलत मार्केट चॉइस, पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ये अप्रोच सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में काम आती है। मान लो कि तुम अपनी पर्सनल लाइफ में बेटर रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। तुम शायद सोचो कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप का सीक्रेट क्या है, लेकिन अगर तुम ये समझो कि किस वजह से रिलेशनशिप टूटते हैं, जैसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रस्ट इश्यूज या अनरियलिस्टिक डिम्स, तो तुम्हारे लिए अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाना ज्यादा आसान होगा। इस अप्रोच की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये हमें
इमोशनल बायस से बचाती है। जब हम सिर्फ सक्सेस स्टोरीज देखते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया सिर्फ सफल लोगों से भरी हुई है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हजारों लोग ऐसे भी होते हैं जो फेल हो चुके हैं, और उनकी स्टोरीज हमें ज्यादा वैल्यूएबल लेसन्स दे सकती है। नेगेटिव टू पॉजिटिव अप्रोच अपनाने का मतलब है कि हम अपनी गलतियों को प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करें और उनसे बचने के तरीके सीखें। एक और फायदा यह है कि ये अप्रोच हमें क्विक फिक्स सॉल्यूशन से दूर रखती है। कई बार लोग आसान और तेज सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि क्या अवॉइड करना है, तो हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो जब भी तुम कुछ नया सीखने का सोचो तो सिर्फ ये मत देखो कि सक्सेसफुल लोगों ने क्या किया, बल्कि ये भी समझो कि जिन लोगों ने कोशिश की और फेल हुए उन्होंने क्या गलत किया। ये तुम्हें एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देगा और तुम्हारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को और मजबूत बनाएगा। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालने वाली चीजों में से एक है हमारे डिसीजंस। हम हर दिन अनगिनत चॉइसेस करते हैं, छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़े और लाइफ चेंजिंग फैसलों तक नॉइस। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं? क्या हम हमेशा सही डिसीजन लेते हैं, या कई बार कुछ मेंटल बियासेस हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं? रॉल्फ दुबैली की किताब में यही बताया गया है कि हमारी गलतियां नॉलेज की कमी की वजह से नहीं होती, बल्कि हमारी सोचने के तरीके में नॉइस। कुछ सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं, यानी हम अक्सर कुछ ऐसी सोच की पैटर्न्स में फंस जाते हैं जो हमें लॉजिकली सही लगती है, लेकिन असल में गलत होती है। अगर हम इन कॉमन डिसीजन मेकिंग ट्रैप्स को पहचान ले तो हमारी जजमेंट और बेहतर हो सकती है। क्नॉइस मान लो कि तुम किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने की सोच रहे हो। अगर तुम सिर्फ उस कंपनी की सक्सेस स्टोरीज पढ़कर इन्वेस्ट कर लेते हो बिना उसके रिस्क फैक्टर्स पर ध्यान दिए, तो ये एक कॉग्निटिव बायस हो सकता है जिसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। तुम सिर्फ उन कंपनीज को देख रहे हो जो सफल हुई है क्नॉइस, लेकिन उन हजारों कंपनीज को इग्नोर कर रहे हो जो फेल हो चुकी है। इसी तरह अगर तुम सिर्फ उन लोगों की सलाह मानते हो जो तुम्हारी सोच से एग्री करते हैं और बाकी पर्सपेक्टिव को रिजेक्ट कर देते हो, तो ये कन्फर्मेशन बायस कहलाता है। ये तुम्हारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को कमजोर कर सकता है। क्नॉइस डिसीजन मेकिंग को शार्प करने के लिए हमें अपने दिमाग में चल रहे इन हिडन बायोसेस को पकड़ना जरूरी है। हमें अपनी सोच को हमेशा चैलेंज करना चाहिए और लॉजिकली हर पर्सपेक्टिव को देखना चाहिए। कभी कभी हमें अपनी गुड फीलिंग सही लगती है, लेकिन अगर हम सिर्फ इंस्टिंक्ट पर भरोसा करें और डेटा को इग्नोर करें क्नॉइस, तो हम बड़ी गलतियां कर सकते हैं। दुबैली ये भी बताते हैं कि हमें इमोशनल डिसीजन से बचना चाहिए। कई बार गुस्से, खुशी, डर या लालच में आकर हम ऐसे फैसले लेते हैं जो लंबे समय में हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। एक अच्छा डिसीजन मेकर वही होता है क्नॉइस जो भावनाओं से ऊपर उठकर एक बैलेंस्ड और रेशनल तरीका अपनाता है। तो जब भी तुम कोई बड़ा फैसला लो, करियर से जुड़ा हो, रिलेशनशिप से जुड़ा हो या फाइनेंशियल, हमेशा अपने सोचने के तरीके को परखो, अपने डिसीजंस को लॉजिकली एनालाइज करो और सोचो कि कहीं तुम किसी मानसिक जाल में तो नहीं फंस रहे। क्नॉइस जब तुम अपनी डिसीजन मेकिंग को शार्पन कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव अपने आप आने लगेंगे। हमारी जिंदगी में अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता और खुशहाली के लिए हमें बहुत सारी चीजें जोड़नी पड़ेगी। ज्यादा मेहनत, ज्यादा प्लानिंग, ज्यादा पैसा, ज्यादा कनेक्शंस, लेकिन सच तो ये है कि एक अच्छी जिंदगी जीने का राज सिंप्लिसिटी में छिपा है। जितना हम अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करते हैं, उतना ही ज्यादा हम क्लैरिटी और पीस महसूस करते हैं। वॉल्फ डुबैली की किताब में यही फिलॉसफी दी गई है। हमें अपनी जिंदगी को अनावश्यक रूप से जटिल बनाने से बचना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा जटिल प्रणालियां अपनाएंगे तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी होगी, लेकिन असल में कॉम्प्लेक्सिटी हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, हमारी एनर्जी ड्रेन करती है और हमें उन चीजों से दूर कर देती है जो असल में मैटर करती है। सोचो क्नॉइस, जब तुम्हारा कमरा बहुत भरा हुआ होता है, हर तरफ चीजें बिखरी पड़ी होती हैं, तो तुम्हें कुछ भी ढूंढने में परेशानी होती है। ठीक इसी तरह जब हमारी लाइफ में बहुत सारी अनइम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, बेकार की मीटिंग्स
unnecessary commitments, overthinking, extra gadgets, unproductive habits, noise, तो हमारा फोकस बिखर जाता है। मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी मत करो। इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ वही चीजें करो जो सच में जरूरी है और बाकी को एलिमिनेट कर दो। अगर तुम अपने स्केड्यूल से नॉन एसेंशियल चीजें हटा दो तो तुम्हें ज्यादा टाइम और एनर्जी उन चीजों के लिए मिलेंगे जो सच में मीनिंगफुल है। दुबैली ये भी बताते हैं कि हमें अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में सिंप्लिसिटी अपनानी चाहिए, चाहे वो हमारा डिसीजन मेकिंग हो, रिलेशनशिप हो या डेली रूटीन्स। जब हम अपने चॉइसेस को आसान बना लेते हैं तो स्ट्रेस कम हो जाता है और हम ज्यादा माइंडफुल तरीके से जी पाते हैं। तो अगली बार जब तुम किसी चीज को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, एक पॉज लो और सोचो, क्या इसे सिंपल बनाया जा सकता है? क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है? जब तुम इस माइंडसेट को अपनाने लगोगे तो तुम्हारी लाइफ ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, पीसफुल और फुलफिलिंग हो जाएगी। क्नॉइस तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए क्नॉइस।